गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम लोग JCRT कक्षा 8 के साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है कोशिका, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे सेल। आप अपने आसपास सजीवों को देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग आसपास जो है बहुत सारे सजीव को देखते हैं, पेड़ पौधा है, ठीक है, लिविंग थिंग्स जितना भी हम लोग आसपास में है, पेड़ पौधे, घास में रेंगते हुए कुछ कीड़े, पशु पक्षी, अपने मित्र इत्यादि। आपने विभिन्न प्रकार के मकानों एवं बड़े बड़े भवनों को भी देखा है, ठीक है। बहुत सारा जो है मकान भी देखे हम लोग, बड़े बड़े भवन को भी देखे हैं। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवारें ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवारें जो है ईंटों को एक से दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। अगर हम चाहें तो सीमेंट बालू का ना यूज़ करके अगर सीधा जो है सिर्फ एक ईंट के ऊपर एक ईंट अगर रखते जाए तो भी मेरा दीवार जो है खड़ा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे होगा क्या कि एक झटके में वो दीवार गिर जाएगा। उसको मजबूती प्रदान करने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, उसमें सीमेंट और बालू का लेप लगाते हैं। उसी तरह से सभी जीव जंतु भी अनेक छोटी छोटी सजीव इकाइयों की बनी होती है, और इसकी संरचना को आप आगे इस अध्याय में विस्तार से जानेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ईंट की दीवार। अब है कोशिकाओं की खोज। सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया, ठीक है। सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, ठीक है, इन्हीं का नाम आता है कोशिका का खोज करने में। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका का खोज किया गया था, और सन 1665 ईस्वी में। और कैसे किया गया था, तो साधारण सा सूक्ष्मदर्शी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोप, जो ब्लड वगैरह जांच करने के लिए यूज किया जाता है, की सहायता से बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। उन्हें कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ यानी कमरा दिखाई पड़े। अब जो कॉर्क था, कॉर्क मतलब जो छाल होता है, ठीक है, तो उस छाल की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसा बहुत सा छोटा छोटा कोष्ठ यानी कमरा दिखाई पड़ा। और उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक दीवार यानी विभाजन पट्टी द्वारा अलग है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग घर में देखें तो बर्तन धोने वाला जो स्क्रब आता है, उसमें भी इस तरह से जो दिखाई देता है। तो इन्होंने प्रत्येक कोष्ठ का नाम दिया कोशिका, ठीक है। और वही जो छोटा छोटा कमरा ये देखें, उसी का नाम दे दिए कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सेल। अब चित्र 1.2 में दिखाया जा रहा है तुम्हारा कोशिका यानी कॉर्क कोशिकाएं, और चित्र 1.3 में जो है रॉबर्ट हुक का चित्र बना हुआ है। अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचनाओं का विस्तार से अध्ययन करना आसान हो गया। और फिर इन्होंने जो है साधारण सा सूक्ष्मदर्शी से जो है इसका खोज किया था, लेकिन अभी के समय में क्या हुआ कि तुम्हारा जो है ज़्यादा आवर्धन वाला, यानी जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि बड़े से बड़े चीज़ को एकदम छोटे तौर पर देख सकते हैं, जो हम नॉर्मल आंख से अपना नहीं देख सकते हैं, वो उस मशीन के द्वारा देख सकते हैं। तो अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचनाओं यानी उसका सबसे छोटा से छोटा बनावट का विस्तार से अध्ययन करना आसान हो गया। अब इन्हें भी जानिए। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल है, ठीक है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द जो है सेल है, और सेल शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है, क्योंकि उन्होंने जो है वो उस कॉर्क में छोटे छोटे कमरों को देखा था, इसलिए जो उससे मिलता जुलता उन्होंने नाम रखा। आगे है एंटोन वॉन लीeuwenhoek, एक डच वैज्ञानिक, ठीक है। एंटोन वॉन लीeuwenhoek एक डच वैज्ञानिक थे, जिन्होंने स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा, ठीक है। जीवित कोशिका को इन्होंने जो है वो मरे हुए कोशिका को देखा था रॉबर्ट हुक, लेकिन इन्होंने जो जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि जीवित कोशिका को किसने देखा, तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek। कब देखा? 1674 ईस्वी में। किस किस चीज में देखा? तो शैवाल में, प्रोटोजोआ में और बैक्टीरिया में देखा।
अब आइए क्रियाकलाप द्वारा प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखिए। तो क्रियाकलाप एक है कि स्लाइड में एक बूंद जल डालिए, ठीक है। और इस क्रियाकलाप को करने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, तो माइक्रोस्कोप तो है नहीं, तो इसको ऐसे ही हम लोग समझेंगे कि स्लाइड यानी कि एक कांच का टुकड़ा होता है। जब हम लोग ब्लड वगैरह जांच करवाने के लिए जाते हैं तो इतना छोटा होता है ना कांच का टुकड़ा एक, जिसमें हमारा ब्लड लेता है। तो स्लाइड में एक बूंद जल डालिए और प्याज का एक टुकड़ा लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, तो चिमटे की मदद से पतली झिल्ली को अलग कर स्लाइड पर रखिए। अब जैसे हम लोग प्याज को जब छीलते हैं तो छीलने का दौरान जो है क्या कभी कभी ऐसा होता है कि जब उसका ऊपर का हिस्सा उतर जाता है तो उसमें एक सफ़ेद रंग का जो है परत रह जाता है, जिससे जो है प्याज फिसल जाता है। कहीं महसूस हुआ है? तो उसी परत को जो हम लोग को उखाड़ना है वहाँ से चिमटे की मदद से, और उसको फिर जो है क्या करना है, स्लाइड पर रखना है और झिल्ली को ब्लेड की मदद से छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। उसके बाद फिर उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगाइए, उसको अब ढक देना है। अब इस स्लाइड को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखिए। अब जो माइक्रोस्कोप हमको यूज करना है उससे हमको इसको देखना है। तो इसमें लाल रंजक सैफरनिन की एक बूंद डालने से केंद्रक लाल होकर ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। अब इसमें एक लाल रंजक डालना है जिसका नेम है सैफरनिन, और उसका एक बूंद डालने से जो क्या होगा कि केंद्रक जो है लाल होकर ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। अवलोकन, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज की झिल्ली का आकार ईंटों की दीवार जैसा दिखता है, ठीक है। प्याज की झिल्ली का आकार कैसा दिखता है, तो ईंट की दीवार जैसा। निष्कर्ष, जिस प्रकार भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़कर बनी होती है, उसी प्रकार प्याज की झिल्ली भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जैसे घर में हम लोग जो है वो दीवार खड़ा किए, तो दीवार खड़ा करने पे क्या बना, मतलब ईंटों को जो है अगर जोड़ते गए तो दीवार बन गया। दीवारों को जो है वो जोड़ते गए तो कमरा बना, कमरों को जोड़ते गए तो मेरा फिर घर बन गया। अर्थात सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं जिन्हें कोशिका कहा जाता है। अब जितना भी सजीव प्राणी है धरती पे, सब का सब जो है कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। अगर बात किया जाए तो हमारे शरीर का जो सबसे छोटा इकाई होता है वो हमारा कोशिका होता है, और कोशिकाओं के मिलने पे उत्तक बनता है, उत्तकों के मिलने पर जो है वो अंग बनता है, अंगों के मिलने से अंगतंत्र बनता है, और अंगतंत्र के मिलने से हमारा शरीर बनता है। अब हम यह कह सकते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है, ठीक है। कोशिका क्या है, तो हमारे जीवन का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है, ठीक है। कोशिका क्या है, तो विभिन्न पदार्थों का वह छोटा संगठित रूप है जो स्वतः यानी खुद जनन करने का सामर्थ्य यानी क्षमता रखती है। अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, ठीक है। क्रियात्मक और रचनात्मक तो है ही, साथ ही साथ जो है जीवन का मूलभूत इकाई है, क्योंकि इसके बगैर जो है शरीर का संरचना हो ही नहीं सकता। अब इसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि पता कीजिए क्या सभी जीवों में कोशिका एक प्रकार की होती है, तो नहीं, सभी जीवों में कोशिका जो है अलग अलग प्रकार का होता है। क्या मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है या कोशिका समूह? कभी कभी क्या होता है कि मुर्गी के अंडे में दो कोशिका निकलता है। दो कोशिका निकलने का मतलब ये पीला वाला जो हिस्सा होता है वो दो निकल जाता है, कभी तीन भी निकल जाता है। जैसे इंसान में होता है कि एक कभी जो है किसी का एक बच्चा पैदा होता है, किसी का जुड़वा होता है, किसी का तिड़वा भी हो जाता है, यानी तीन हो जाता है। तो उसी तरह से मुर्गी के अंडे में भी होता है, कभी एक दिखा, कभी दो भी दिखता है, कभी तीन भी दिखता है। तो लेकिन नॉर्मल जो अंडा होता है उसमें एक ही कोशिका पाया जाता है, इसलिए मुर्गी का अंडा जो है एकल कोशिका होगा। कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकृति में अंतर होता है। अब जिस तरह से काम होता है तो उसका जो विभिन्नता यानी कि डिफरेंस जो होता है उसके कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकृति में अंतर होता है, परंतु कुछ रचनात्मक एवं विशिष्ट गुण उन सभी में समान रहते हैं। अब जैसे हम लोग इंसान हैं तो हमारे अंदर जो है हर काम करने के लिए अलग अलग कोशिका बना हुआ है, हमारे पास अलग अलग अंग है। लेकिन हाइड्रा या अमीबा, ये सब में जो है अमीबा में एक ही कोशिका पाया जाता है, उसी से वो सारा काम करता है। हाइड्रा में जो मुकुलन विधि होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, तो आपस में टूट टूट करके जो है वो अपना निर्माण करता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, अब बताइए कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की।
सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा? तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में देखा। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। अब आगे है कोशिका की संरचना, आकार, प्रकार एवं आकृति, यानी कोशिका का बनावट कैसा होता है, उसका साइज कैसा होता है, उसका प्रकार यानी कि उसका जो काइंड्स होता है, टाइप, ठीक है, और आकृति यानी शेप कैसा होता है। तो कोशिका विभिन्न आकारों की होती है, ठीक है, अलग अलग आकार का होता है, जो 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, यहाँ पे जो साइन बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोमीटर। तो जो 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है, ठीक है, कोशिका का आकार लगभग 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 मीटर तक हो सकता है। माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा 0.1 माइक्रोमीटर होता है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 13 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखना कि सबसे छोटा जो आकार होता है कोशिका का वो किसका होता है, तो माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु का कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर तक होता है। और सबसे बड़ी कोशिका यानी एकल कोशिका, ठीक है, तो वो है तुम्हारा शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कितना होता है, तो लंबाई उसका 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 13 सेंटीमीटर तक होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल होती है, जो 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। और अगर इंसान के बारे में बात किया जाए कि मानव में जो है सबसे लंबा कोशिका कौन होता है, तो तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल, जो कितनी होती है, तो 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। कोशिका अनेक आकृति जैसे गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार एवं अनियमित आकार की होती है। ठीक है, कोशिका जो है अलग आकार का होता है, जैसे गोलाकार होता है, चौकोर भी होता है, बहुभुजाकार भी होता है, अंडाकार भी होता है और अनियमित आकार का भी हो सकता है। अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्यों में कितनी कोशिकाएं होती है, तो मनुष्यों में जो है असंख्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चित्र 1.5 में जो है वो कोशिका की विभिन्न आकृतियों को दिखाया गया है। सबसे पहले है रक्त कोशिका, जो खून में पाया जाता है। दूसरा है पेशीय कोशिका, जो हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है। और ये तीसरा तंत्रिका कोशिका, जो मानव में सबसे लंबा कोशिका होता है। अब है कोशिकाओं की संख्या। तो पूर्व कक्षा में आपने अमीबा में पोषण के बारे में पढ़ा, ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। आप जानते हैं कि किस प्रकार एक कोशिकीय जीव अमीबा में भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन की सभी क्रियाएं एक कोशिका द्वारा होती है। यानी अमीबा क्या करता है, तो भोजन को भी जो है ग्रहण करता है, तो उसी कोशिका से, पचाता भी उसी कोशिका से, उसका अवशोषण यानी अपने शरीर में यूज करता है, तो वो भी एक ही कोशिका से। और उत्सर्जन यानी कि जैसे हम लोग मल मूत्र त्याग करने के लिए हमारे पास अलग कोशिका है, उस तरह से इसके पास नहीं है, वो सारा एक ही कोशिका से करता है। साथ ही इसी कोशिका के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की क्रियाएं भी संपन्न होती। ठीक है, और अमीबा में जो है वृद्धि और प्रजनन भी जो है एक ही कोशिका द्वारा किया जाता है, लेकिन मनुष्य में वैसा नहीं है, या फिर जानवरों में वैसा नहीं है। मनुष्य जानवर के पास जो है हर एक काम के लिए अलग अलग अंग बना हुआ है। जनन के लिए अलग है, वृद्धि के लिए अलग है, उत्सर्जन के लिए अलग है, अवशोषण के लिए अलग है, अंतर्ग्रहण करने के लिए यानी भोजन को अंदर लेने के लिए भी जो है वो अलग अंग बना हुआ है। तो जिसमें एक ही कोशिका द्वारा होता है, ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर कहलाते हैं, जैसे अमीबा। ठीक है, तो ये अमीबा का चित्र यहाँ पे है। और अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, जैसे चाहे वैसे उसको ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मनुष्य का शरीर तथा दूसरे जंतु जैसे हाथी या लंबे पौधे, ये सभी कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब मनुष्य का शरीर यानी हमारा शरीर, और दूसरा जंतु जैसे हाथी, जो कि सबसे विशालकाय जानवर है, जो कूद नहीं सकता, खाली दौड़ेगा, या लंबे पौधे, ये सभी कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार, आकार एवं आकृति की होती है, परंतु इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब किसी का शरीर देख करके हम पता नहीं लगा सकते कि उसके अंदर कितना कोशिका। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक कहलाते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर। एक कोशिका है तो यूनिसेलुलर, बहुकोशिक है तो मल्टी सेलुलर।
आइए जाने उत्तक को। ठीक है, उत्तक को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में टिश्यू। तो कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो, ठीक है, वह मिलकर उत्तक बनाते हैं। तो कोशिकाओं के समूह को जो है उत्तक कहते हैं। ठीक है, बहुत सारा कोशिका अगर मिल जाता है तो वो उत्तक का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक उत्तक यानी टिश्यूज सम्मिलित होकर अंगों यानी ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। अब जैसे कोशिकाओं के मिलने से जो उत्तक बना, तो उत्तकों के मिलने से जो अंग बना, ये अंग एक या अधिक कार्यों को संपादित करते हैं। ठीक है, अब एक अंग जो है वो क्या कर सकता है, या तो एक काम कर सकता है या एक से अधिक काम कर सकता है। शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधी सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं, और शरीर का जितना भी अंग है वो सब मिल करके जीवन संबंधी जितना भी क्रिया है सबको पूरा करता है। और ऐसे जीव बहुकोशिक यानी मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग इंसान जो है वो मल्टी सेलुलर है, क्योंकि उसके पास जो है हर एक काम के लिए अलग अलग कोशिका है, अलग अलग अंग है। अब जैसे यहाँ पे दिखाया है कि कोशिका के मिलने से उत्तक बन रहा है, उत्तक के मिलने से अंग बन रहा है, अंग के मिलने से अंगतंत्र बन रहा है, और अंगतंत्र के मिलने से जो जीव बन रहा है। यानी कोशिका को इंग्लिश में कहेंगे सेल, सेल मिला तो टिश्यू बना, टिश्यू मिला तो ऑर्गन बना, ऑर्गन मिला तो ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम मिला तो जाकर के वो ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, जीव। अब आगे देखो, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ भी एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। ठीक है, यानी कि अगर बात किया जाए कि मानव शरीर में सबसे छोटा इकाई यानी सबसे स्मॉल यूनिट का, तो वो तुम्हारा कोशिका होता है, और इसी कोशिका के मिलने पर जो हमारा सारा शरीर का निर्माण होता है। तो इसलिए हमारे शरीर का मूलभूत इकाई कोशिका है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, अब ये निषेचित अंडा क्या करता है, धीरे धीरे गुणन करता है, यानी अपना वृद्धि करते जाता है, और वृद्धि करते करते जो है फिर कोशिकाओं का संख्या जो है बढ़ते जाता है। अब मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय अंडा होता है वो तुम्हारा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, और मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है। कभी कभी ये दो कोशिका वाला भी हो जाता है, क्योंकि पीला वाला हिस्सा अगर दो निकल जाता है तो वो दो कोशिका वाला हो गया, अगर तीन निकल गया तो तीन कोशिका वाला हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल जो होता है वो तुम्हारा एक ही कोशिका वाला होता है, इसलिए इसको एकल कोशिका कहा गया है, और आकार में ये बड़ा होता है, इसलिए इसको हम लोग जो है वो साधारण सी आंखों से देख सकते हैं। वही अगर बहुत छोटा रहे, जैसे हाथों में हमारा कीटाणु, तो उसको देखने के लिए हमको चाहिए माइक्रोस्कोप, क्योंकि हम उसको अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का आंख लाना पड़ेगा, तब हमको दिखेगा। अब आगे तुम्हारा कोशिका के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो कोशिका की आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद और विस्तार से किया जा सका। ठीक है, अब कोशिका का जो आंतरिक संरचना था, ठीक है, इंटीरियर स्ट्रक्चर, उसका जो है व्यापक यानी पूरी अच्छी तरह से जो अध्ययन किया गया वो 19वीं शताब्दी के बाद। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जब आविष्कार हुआ तो उसके बाद जो उसका और भी अच्छे से अध्ययन किया जा सका। कोशिका की आंतरिक संरचना में भी विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अब कोशिका के अंदर भी जो है बहुत सारा संरचना होता है, और उसमें भी जो है विभिन्नता पाया जाता है, परंतु सभी कोशिकाओं के तीन मुख्य घटक, अब कोई भी कोशिका है तो उसका तीन मुख्य घटक है। पहला है कोशिका झिल्ली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन ही कहते हैं, झिल्ली है ना, तो सेल मेम्ब्रेन। कोशिका द्रव्य को कहते हैं, तो कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म, एवं केंद्रक को कहते हैं, केंद्रक को क्या बोलते हैं, क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। तो कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा कोशिका झिल्ली कहलाता है। ठीक है, अब झिल्ली का मतलब समझ आ रहा है, झिल्ली जैसे हम लोग प्लास्टिक को भी कहते हैं झिल्ली। जैसे कहीं के बाजार गए लेने के लिए कुछ सामान, तो वहां पे प्लास्टिक ना बोल करके जो है बिहार में लोग बोलते हैं एगो झिल्ली दे दीजिए ना, कैसे लेके जाएंगे, झिल्लिया दीजिएगा तबे ना। तो वही यानी कि यहाँ पे तुम्हारा जो है, अगर मान लो कि जो है वो झिल्ली पतला है,
तो डर है टूट जाएगा लिखते लिखते, तो इसलिए बोलेंगे कि झिल्ली डबल कर दीजिए। ठीक है, तो कोशिका का सबसे बाहर का जो आवरण या घेरा होता है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, और कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसमें कोशिका अंगक होते हैं, यानी कोशिका का अंगक यानी उसका भाग। आइए अब कोशिका के घटकों को विस्तार से जानिए। तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत, ठीक है, ये केवल जंतुओं में पाया जाता है, जबकि पौधों में इस झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल। ठीक है, कोशिका झिल्ली तुम्हारा जो है जंतुओं में भी पाया जाता है, पौधों में भी पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति जो है वो केवल और केवल पौधों में ही पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। अब इसका कारण क्या है कि कोशिका झिल्ली जो है सिर्फ जंतु में क्यों पाया जाता है? नहीं, कोशिका भित्ति जो है सिर्फ पौधों में ही क्यों पाया जाता है, जंतुओं में क्यों नहीं पाया जाता है? तो इसका कारण ये है कि मनुष्य हो चाहे जानवर हो, अपना सुरक्षा जो है वो किसी न किसी रूप से कर लेता है। मान लो कि कोई हम लोग हैं तो ठंड आता है तो हम लोग स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, और जानवर का देखा जाए तो जानवर के शरीर में इतना बाल होता है कि उसको जो है ठंड गर्मी से जो है वो राहत मिल जाता है, लेकिन पेड़ पौधा के पास वैसा कुछ नहीं है, इसलिए जो है उसको कोशिका भित्ति उसमें पाया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, तो उस पौधे का बाहर से सुरक्षा कर सके। ठीक है, इंसान या जानवर जो अपना रक्षा कर सकता है किसी भी चीज से, कपड़ा वगैरह पहन करके, लेकिन पेड़ नहीं कर सकता, इसलिए जो है धूप वगैरह से, बदलते मौसम से बचने के लिए जो है उसमें अलग से कोशिका भित्ति होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल, और ये उसी तरह से काम करता है जैसे एक झिल्ली के ऊपर दूसरा झिल्ली। अब पता कीजिए कोशिका भित्ति पौधों में क्या कार्य करती है। तो कोशिका भित्ति पौधों में सुरक्षा का कार्य करती है। यह केवल पौधों में ही क्यों पाई जाती है? तो पौधों में पाए जाने का कारण यही है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो है उनके पास कुछ नहीं होता। ठीक है, इंसान के पास जो सुरक्षा के लिए उसके पास कपड़ा है, बदलते मौसम के अनुसार वो कपड़ा पहन करके जो है वो अपना बचाव कर सकता है, लेकिन पेड़ पौधे जो है अपना बचाव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह हिल डुल करते हैं, इधर उधर तो जाते नहीं है। अगर मान लो बारिश होता है तो हम लोग तो किसी के घर में घुस गए या अपने घर में ही रह गए, लेकिन उन लोग को क्या है कि बारिश भी सहना है, गर्मी भी सहना है, ठंड भी सहना है, तो इसलिए उनके ऊपर जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है। अब कोशिका झिल्ली के कार्य, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का क्या कार्य होता है? तो कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र यानी छिद्र युक्त होती है। यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है। ठीक है, इसका काम क्या है कि ऐच्छिक पदार्थ यानी जो पदार्थ बाहर निकलना चाहता है, ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसीलिए इसे चयनात्मक पारेगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली का दूसरा एक और नाम है चयनात्मक पारेगम्य झिल्ली, इसको कहते हैं इंग्लिश में सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है? तो इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। ठीक है, झिल्ली का काम क्या होता है? अब जैसे कि हम बाजार गए, ठीक है, एगो झोला लेके गए, अब हमको सब्जी बहुत सारा लेना है, थोड़ा सा मिर्ची ले लिए, थोड़ा सा लहसुन ले लिए, थोड़ा अदरक ले लिए, थोड़ा सा साग सब्जी ले लिए। अब जो है सारा कुछ हम ले लिए, तो सब जो है क्या हुआ कि जो है झोला में डाल देंगे तो सब मिक्स हो जाएगा, घर जाकर के फिर निकालने में दिक्कत होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, बोलेंगे भैया एगो झिल्ली में डाल दीजिए, उसको भी बोलेंगे एगो झिल्ली में डाल दीजिए, उसको भी बोलेंगे एगो झिल्ली में डाल दीजिए। अब सब झिल्ली में डला जाएगा, उसके बाद आराम से जाएंगे झिल्ली से निकाल के रख देंगे, तो हो गया ना, अलग हो गया ना एक दूसरे से। तो कोशिका झिल्ली जो है एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करने का कार्य करती है। दूसरा क्या है, यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है, साथ ही साथ ये क्या करती है, तो कोशिका को एक निश्चित आकृति यानी कि एक डेफिनिट शेप देती। फिर तीसरा कार्य क्या है इसका, तो अंदर के यानी आंतरिक अंगकों को सुरक्षा प्रदान करती। अब जैसे तुम झिल्ली में उसको डाल दिया तो वो सुरक्षित हो गया, ऐसे छोड़ देगा तो फिर क्या होगा, बिखर सकता है, टूट फूट सकता है। तो इसलिए कोशिका झिल्ली जो उसको सुरक्षा भी प्रदान करती है। अब अगला है कोशिका द्रव्य, जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। ठीक है, जेली यानी चिपचिपा सा पदार्थ जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीचों बीच पाया जाता है। यह दानेदार
अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक होता है। ठीक है, दानेदार, जैसे साबूदाना हम लोग देखे हैं, ठीक है, उसी तरह से दानेदार होता है थोड़ा सा। अर्ध तरल, ठीक है, यानी आधा जो है वो तुम्हारा तरल रूप में होता है, तरल यानी लिक्विड रूप में, और अर्ध पारदर्शक होता है यानी ट्रांसपेरेंट भी होता है, यानी आर पार अगर हम देख सकते हैं तो आधा ही दिखेगा, पूरी तरह से नहीं दिखेगा। जैसे कि सफेद प्लास्टिक में हम देखते हैं तो हमको पूरा आर पार दिखता है, लेकिन वही रंगीन प्लास्टिक होता है तो उसमें थोड़ा बहुत दिखता है। तो बस उसी तरह से यहाँ पे होता है, जिसमें विभिन्न कोशिका अंगक यानी कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, पावर हाउस जिसको कहते हैं, गोल्जी काय, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी आदि। ठीक है, ये सब याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी इत्यादि। अब अगला है तुम्हारा केंद्रक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। तो यह कोशिका का सजीव संगठक है जो प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है। ठीक है, और इसका नाम ही है केंद्रक। तो केंद्रक का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा बीच में रहेगा, पर पौधों में यह मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है। ठीक है, जीवों में क्या है कि बीच में होता है, लेकिन पौधों में थोड़ा सा बीच से हटकर होता है। साधारणतः केंद्रक गोलाकार होता है तथा एक कोशिका में प्राय एक ही केंद्रक होता है। ठीक है, और नॉर्मल रूप से अगर देखा जाए तो केंद्रक जो है गोल आकृति में होता है और एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा केंद्रक का, केंद्रिका है, गुणसूत्र है और केंद्रक रंध्र। अब आगे है, सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ठीक है, अब सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है, यानी जो पूरी तरह से विकास कर चुका है, वैसे कोशिकाओं में जो है विकासशील यानी विकसित पूरी तरह से वो भी डेवलप होता है और वैसा केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी केंद्रक झिल्ली। ठीक है, जो बताया ना कि एक झिल्ली फटने का डर है तो दूसरा झिल्ली लगा दो, तो बस उसी तरह से जो है केंद्रक झिल्ली जो है यहाँ पे दोहरा होकर के घिरा रहता है। और केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, पाया जाता है और केंद्रक रंध्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है और कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को जब सम्मिलित रूप में यानी कि एक साथ रख दिया जाए तो उसका नाम जो है नया आ जाता है जीव द्रव्य, जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज छूट गया था, कोशिका का जो वहां पे ऊपर में चित्र बना हुआ है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा रिक्तिका है, रसधानी है, प्लाज्मा झिल्ली है, गोल्जी काय है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, केंद्रिका है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है और माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब आगे तुम्हारा जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं इसी पर निर्भर रहती है। ठीक है, जीव द्रव्य को जो है जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि जीवन का जितना भी क्रिया है इसी पर निर्भर रहता है। अब बताइए कोशिका के 3 मुख्य घटक कौन है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। पौधों में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंगक के नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, रसधानी, हरित लवक। ठीक है, तो ये सारा तुम लोग को याद रखना है। अब उसके आगे तुम्हारा केंद्रिका या केंद्रिका एवं गुणसूत्र। ठीक है, तो उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक के अंदर एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका यानी न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, उच्च आवर्धन क्षमता वाले यानी कि जो तुम्हारा हाई कैपेसिटी वाला जो तुम्हारा सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप होता है, अगर उसके द्वारा हम उसके केंद्रक के अंदर देखें तो एक छोटा और सघन का मतलब बहुत ज़्यादा घना, जैसे हमारा बाल घना होता है तो अंदर का स्काल्प जो है यानी कि अंदर का हिस्सा जो है नहीं दिखाई देता है, तो उसी तरह से जो है वो अंदर में बहुत ज़्यादा सघन संरचना दिखाई देता है जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती है और केंद्रक के अंदर जो होता है वो धागा जैसा, ठीक है, जैसे कि हम लोग कपड़ा सीने के लिए जो धागा यूज करते हैं उसी तरह से जो है धागे जैसा संरचना होता है जो अनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, अनुवांशिक गुण यानी कि जो माता पिता से जो बच्चों में जाता है, तो वैसे गुणों को जो है जनक से उनके मम्मी पापा पूर्वज भी जो रहे हैं उनसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थानांतरित एक दूसरे से
आदान प्रदान होते रहता है, यानी एक के बाद एक चलते रहता है, तो इन्हें गुणसूत्र कहते हैं। क्या प्याज की झिल्ली की तरह मानव शरीर की भी किसी कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है? प्याज की झिल्ली में जिस तरह से हम लोग सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कोशिका का अवलोकन किए थे, उस तरह से हम लोग मानव शरीर में भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आराम से कर सकते हैं। हाँ, जंतु कोशिकाओं को भी आसानी से सूक्ष्मदर्शी में देखा जा सकता है। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से इसका परीक्षण कीजिए। तो इसके लिए क्रियाकलाप दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है, तो एक साफ दांत खोदनी, जिसको हम लोग कहते हैं टूथपिक, से गाल के आंतरिक परत को धीरे से खुरचिए। ठीक है, अब गाल का जो आंतरिक हिस्सा है उसको धीरे से खुरचना है उसी से। उसके बाद खुरचन को कांच की स्लाइड पर रखिए। अब जो कांच का स्लाइड जिसपे ब्लड जांच होता है उस पर रखना है। फिर 1-2 बूंद पानी डालिए। अब उसमें पानी डालना है। उसके बाद क्या करेंगे, तो अब आयोडीन घोल या मिथाइलिन ब्लू की 1 से 2 बूंदे स्लाइड में डालकर सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर इसे देखिए। अब फिर उसमें जो है आयोडीन घोल डालेंगे, या तो मिथाइलिन ब्लू का जो है 1 से 2 बूंद डाल करके, और उसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख करके इसका अवलोकन करेंगे। तो अवलोकन में जो है गाल का जो आंतरिक हिस्सा हम खुरच के निकाले थे वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, जिसमें क्या दिखेगा, तो केंद्रक झिल्ली दिखेगा, कोशिका झिल्ली दिखेगा, कोशिका द्रव्य दिखेगा और केंद्रक दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जंतु कोशिका का भी अवलोकन कर सकते हैं। अब आगे तुम्हारा कि खुरची हुई परत में अनेक अनियमित आकार की कोशिकाएं दिखाई देंगी। अब सबका आकार जो है नियमित नहीं होगा, कुछ छोटा होगा, कुछ बड़ा होगा। इसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक भी आप देख सकते हैं, जैसा कि हम लोग देखे भी पिक्चर में कि कोशिका झिल्ली भी दिखा, कोशिका द्रव्य भी दिखा और केंद्रक भी दिखा। आपने क्या क्या देखा अपनी कॉपी में लिखिए। तो क्या आपने इसमें कोशिका भित्ति देखी? तो कोशिका भित्ति इसमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ये या केवल जो है पौधों में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति एक अतिरिक्त संरचना है जो पौधों की कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है एक अतिरिक्त संरचना है जो केवल और केवल पौधों की कोशिका में ही पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ये नहीं पाया जाता। अब आगे है कोशिका भित्ति पौध कोशिका में ही क्यों, यानी पादप कोशिका में ही क्यों जो है पाया जाता है? तो पौधे चल नहीं सकते। ठीक है, पौधे चल नहीं सकते, इसलिए पौधे की कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, यानी जब गर्मी बढ़ेगा, तीव्र से चलने वाले वायु, आंधी तूफान वगैरह आएगा, वायुमंडलीय नमी, ठीक है, जब मौसम में नमी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा गीला गीला सा लगेगा, आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए ही पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति की एक मोटी परत होती है। और इसी वजह से जो है कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति का एक मोटा सा परत होता है, जिसको हम लोग छाल के रूप में जानते हैं। अब आगे तुम्हारा पौधे एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना, यानी पौध कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आपने गाल तथा प्याज की झिल्ली में आपने कोशिकाओं को देखा। ठीक है, अपने गाल तथा प्याज की झिल्ली में आपने कोशिकाओं को देखा। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है, जिसे रिक्तिका यानी वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, खाली जगह होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिक्तिका। आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। ठीक है, पौधों की कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं पाने का कारण ये है कि उसमें पानी को जो स्टोर करके रखने का क्षमता होता है, तो इसलिए वो जो है ज़्यादा बड़ा बड़ा रिक्तिका होता है। और हम लोग के शरीर में क्या छोटा रिक्तिका पाया जाता है, क्योंकि हम लोग को जो है पानी स्टोर करने की जरूरत नहीं है। प्यास लगा पी लिए, लेकिन उसको जो है वो हो सकता है कि एक बार वो जमा किया, फिर वो उसको चलाना है बहुत लंबे समय तक, इसलिए उसमें बड़ा रिक्तिका पाया जाता है। पता कीजिए पौधों की कोशिकाओं की रिक्तिका क्यों बड़ी होती है। तो जैसा कि अभी बताया वैसा ही कारण है इसका। अब उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा जंतु एवं पौध कोशिका की तुलना। तो जैसा कि जंतु कोशिका में अगर देखें तो रिक्तिका है, रसधानी है, प्लाज्मा झिल्ली, गोल्जी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, केंद्रिका, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। और तुम्हारा पादप कोशिका में राइबोसोम है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, गोल्जी काय है, हरित लवक, केंद्रिका, केंद्रक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य। तो लगभग जो है ये तुम्हारा पादप कोशिका जंतु कोशिका में सेम है, लेकिन कुछ कुछ जो है वो अलग है। जैसे कोशिका भित्ति पादप कोशिका में है तो जंतु कोशिका में नहीं। अब नीचे एक सारणी दिया गया, ऊपर पौधों और जंतु की कोशिकाओं के चित्रों को ध्यान से देखें तथा नीचे की सारणी को पूरा कीजिए।
तो कोशिकांग है, पौध कोशिका हाँ या नहीं भरना है, जंतु कोशिका में भी हाँ या नहीं भरना है। अब पौध कोशिका में कोशिका भित्ति है तो यहाँ हाँ होगा, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली तो दोनों में हाँ होगा, केंद्रक दोनों में हाँ होगा, कोशिका झिल्ली इसमें भी दोनों में हाँ होगा, कोशिका द्रव्य इसमें भी हाँ होगा। हरित लवक जो है वो केवल पौध कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। रिक्तिकाएं दोनों में होगा हाँ। तो इस सारणी के आधार पर पौध एवं जंतु कोशिका में अंतर पर अब चर्चा करें। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रोज मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूं। धन्यवाद।